सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, बाल साधना विद्यालय परिवार से जुड़े हुए प्रबुद्ध अभिभावकगण, अजीज मित्रों और इस संस्था परिवार से स्नेह और मार्गदर्शक के रूप में प्रगति पथ पर हमारे साथ जुड़ने वाले सभी साथी, आज बढ़ रही इस ऑनलाइन क्लास में जो हमारा आज का बिंदु है अध्याय नंबर 2, बिंदु नंबर 2 है उसका, और दूसरे बिंदु का नाम है खिलजी वंश। कल छात्री छात्राओं हमने मामलुक वंश की बात की। मामलुक शब्द का अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न होकर अगर किसी व्यक्ति को कोई दास के रूप में खरीद लेता है वह मामलुक होता है। गुलाम वंश उसका नाम पढ़ा, दास वंश पढ़ा, उसके अंतिम शासक जो पढ़े मामलुक वंश के वो बलबन के पुत्र केबू नाथ पढ़े, उसकी हत्या की थी उसके सेनापति जलालुद्दीन खिलजी ने, और जलालुद्दीन खिलजी ने एक नए वंश की स्थापना की थी। इतिहास में वह वंश खिलजी वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। दिल्ली सल्तनत काल का पहला वंश जो हुआ था वो गुलाम वंश था, उसका दूसरा नाम मामलुक वंश है। इस वंश का अंत करने वाला व्यक्ति जो था, इसकी स्थापना करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक, और अंत करने वाला था वो जलालुद्दीन खिलजी था। ये व्यक्ति था जिसने इसका अंत किया था। जब खिलजी वंश की स्थापना हुई तो एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं। उस इतिहासकार का नाम मोहम्मद नाम के व्यक्ति हैं, मोहम्मद हबीब। उस हबीब ने इसे खिलजी क्रांति की संज्ञा दी थी कि ये ज़्यादा दिनों का शासन नहीं था, लेकिन इसके काल में एक युग परिवर्तन हुआ था, इसलिए इसे खिलजी क्रांति के नाम की संज्ञा दी गई है। जब खिलजी वंश की स्थापना हुई थी तो खिलजी वंश की स्थापना के बाद 2 आमूलचूल परिवर्तन हुए। पहली बार तुर्कों के स्थान पर गैर तुर्कों को शासन स्थापित में शामिल किया गया। खिलजी क्रांति में तुर्कों के स्थान पर प्रथम बार यानी पहली बार जो गैर तुर्क थे उस गैर तुर्क को यानी सत्ता में शामिल किया गया था या स्थापित किया था। गैर तुर्क जो थे वो शामिल हुए थे। दूसरी चीज, जातीयता व नस्लीयता के स्थान पर योग्यता की नियुक्ति का आधार माना। ये पहला वंश था जिसमें जाति को महत्व नहीं दिया गया, नस्ल को महत्व नहीं दिया गया, धर्म को महत्व नहीं दिया गया। इन तीनों चीज़ों को नकार कर सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान दिया गया था वो किसको दिया गया था? योग्यता को दिया गया था। उसकी आधारभूत उसकी क्वालिटी को माना गया था। यही उस राजवंश की प्रमुख विशेषता थी। इस राजवंश के पहले शासक जो बने, उस पहले शासक का नाम था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का मूल नाम मलिक फिरोज था, यानी जलालुद्दीन खिलजी का जो बचपन का नाम या स्वयं का जो मूल नाम था वो मलिक फिरोज था। यह कौन था? ये बलबन के पुत्र जो केबुनाथ थे, यानी बलबन के पुत्र केबुनाथ या गुलाम वंश के अंतिम राजा थे, उसका ये दीवान आरिज एवं सराय जहानदार था। दीवान आरिज सेनापति होता है, तो एक तो इसके पास दीवान आरिज विभाग था और दूसरे नंबर के ऊपर इसके पास जो विभाग था वो सराय जो जहादारा था। जहादारा का अर्थ होता है जो सुल्तान के क्या होते हैं? सुल्तान के अंगरक्षक होते हैं, उसे सुल्तान के अंगरक्षकों का जहादारा कहा जाता है। तो सराय जहादारा सुल्तान का अंगरक्षक था, दीवान आरिज सेनापति था, केबुनाथ का था। कौन था? मलिक फिरोज। मलिक फिरोज किसके नाम से सुल्तान बना था? जलालुद्दीन खिलजी के नाम से बना था। केबुनाथ इसे बहुत चाहता था, इससे बहुत प्रेम करता था, इसलिए इसे एक पदवी से सम्मानित किया गया था और उस पदवी का नाम था शाइस्ता खां की पदवी दी थी। ये शाइस्ता खां की पदवी किसके द्वारा दी गई थी? केबुनाथ के द्वारा। किसको? जलालुद्दीन खिलजी को। लेकिन इस शाइस्ता खां ने, या आप कह सकते हो जलालुद्दीन खिलजी ने, अपने मालिक का नाम है केबुनाथ, केबुनाथ की क्या कर दी?
हत्या कर दी। क्या कर दी भाई? हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? केबुनात की। किसने हत्या कर दी? जलालुद्दीन खिलजी ने। और जलालुद्दीन खिलजी ने जब केबुनात की हत्या कर दी थी तो उसके बाद स्वयं राजा बने और जलालुद्दीन खिलजी ने अपना जो राज्याभिषेक था वो राज्याभिषेक किस महल में करवाया था? किलो खेरी नाम का एक महल था। इस किलो खेरी महल का निर्माण किसने करवाया था? इसी केबुनात ने करवाया था। इस केबुनात के द्वारा निर्मित इस किलो खेरी भवन के अंतर्गत आपका अपना राज्याभिषेक करवाया था। इसमें जब राज्याभिषेक हुआ तो इसने अपना नाम मलिक फिरोज से बदल लिया। पहले नाम इसका क्या है? मलिक फिरोज। और मलिक फिरोज से नाम बदलकर इसने क्या कर दिया था? जलालुद्दीन खिलजी कर दिया था। पहले उसका नाम क्या था? मलिक फिरोज था। और मलिक फिरोज से इसका नाम बदलकर इसने क्या कर दिया? जलालुद्दीन खिलजी कर दिया था। जलालुद्दीन के राजा बनने के बाद भारत में मंगोलों के आक्रमण हुए। एक मंगोल विदेशी आक्रांता जाति थी, तो इस मंगोल जाति के भारत में आक्रमण शुरू हुए जलालुद्दीन खिलजी के दौरान हुए। लेकिन ये पहला राजा था जिसने मंगोलों की शक्ति को अपने राज्य में आने से रोकने के लिए या अपने राज्य का हितैषी बनाने के लिए और अपने राज्य की सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या किया था? उससे वैवाहिक संबंध कर लिए थे। कौन से संबंध कर लिए थे? वैवाहिक संबंध किए थे। किसने? जलालुद्दीन खिलजी से। मंगोलों से उसने अपने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। कहा जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी ने एक नया विभाग बनाया, दीवान-ए-वकूफ नामक विभाग की स्थापना की थी। जलालुद्दीन खिलजी ने अपने प्रशासन की व्यवस्था को सही बनाने के लिए, संगठित बनाने के लिए उसने दीवान-ए-वकूफ, ये सब बच्चों तुर्की भाषा के शब्द हैं, फारसी भाषा के शब्द हैं। दीवान किसी विभाग का संकेत होता है, ये लास्ट का जो शब्द होता है ये उस विभाग का प्रतीक होता है। तो दीवान-ए-वकूफ की स्थापना की थी। कहा जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी के दामाद थे। एक तो आप कह सकते हो दामाद व दूसरा भतीजा भी था, क्योंकि इस्लामिक परंपरा में केवल जो वैवाहिक रिश्ते होते हैं उसमें सगी बहन या माँ के दूध के रिश्ते होते हैं, बाकी सागे चाचा ताऊ इसकी लड़कियों से शादी हो सकती है। लिए इसका उत्तराधिकारी बना जो अलाउद्दीन था वो इसका दामाद भी था और इसका भतीजा भी था। सगे भाई का पुत्र भी था और इसकी पुत्री से उसने क्या की थी? शादी भी की थी। अलाउद्दीन खिलजी को इसने, आप शॉर्ट नाम लिख सकते हो एके का अर्थ होता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को इसने 1296 ईस्वी के अंतर्गत कहाँ भेज दिया था? यानी इसको देवगिरी भेजा। कहाँ भेजा? देवगिरी भेजा। और देवगिरी को विजित कर लिया किसने? एके ने विजित कर लिया। किसने विजित कर लिया? एके ने विजित कर लिया। एके का मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने विजित कर लिया। अलाउद्दीन को भेजा किसने था? जेके ने। जेके का मतलब होता है जलालुद्दीन खिलजी। तो जेके ने अलाउद्दीन को भेजा 1296 में किसे विजित करने के लिए? देवगिरी को विजित कर लिया। और देवगिरी से एके को बहुत अधिक धन संपदा मिली। यानी ये जो देवगिरी है, देवगिरी से एके को बहुत अधिक मात्रा के अंतर्गत क्या मिली? धन संपदा मिली। यहाँ से अलाउद्दीन के दिमाग में या एके के दिमाग में राजा बनने की ख्वाहिश उमड़ चुकी थी, इसलिए वो वहाँ नहीं गई। एक बात तो ये यहाँ से उसने भेजा। जलालुद्दीन खिलजी था वो एक योग्य व्यक्ति जरूर था, लेकिन बुढ़ापे की अवस्था में राजा बना था, इसलिए उतनी शासन के प्रति उतनी श्रेष्ठता उसमें नहीं थी। उसने 1290 ईस्वी के अंतर्गत आक्रमण किया था रणथंबोर पर। कहाँ आक्रमण किया? रणथंबोर पर। और जब 1290 में उसने रणथंबोर पर आक्रमण किया तो यहाँ के शासक कौन थे? हमीरदेव थे। हमीरदेव यहाँ के क्या थे? शासक थे। तो हमीरदेव एक शक्तिशाली राजा थे, तो इस रणथंबोर किले को ये जीत नहीं पाया। तब जीत नहीं पाया तो इसने बड़े घमंड में, कह सकते हो अहंकार में, एक बात कही कि ऐसे किलों को मैं एक मुस्लिम के सर के बाल के बराबर ही नहीं समझता। अगर ऐसे 10 किले और हो तो मैं मेरे मुस्लिम के सर के बाल के बराबर नहीं समझता। ये अहंकार जरूर था, लेकिन ये उसको जीत नहीं पाया था। ये कमजोरी भी तो थी उसकी। दूसरी, इस रणथंबोर की जानकारी एक पुस्तक में मिलती है जो कक्षा 12 में भी दिया हुआ है, और कक्षा 12 में दिया हुआ है मिफ्ता-उल-फुतुह। यानी पुस्तक का नाम क्या है? मिफ्ता-उल-फुतुह। मिफ्ता-उल-फुतुह नाम की पुस्तक है, उसमें इसका उल्लेख दिया गया। और मिफ्ता-उल-फुतुह पुस्तक की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो जो है उसने इस पुस्तक की क्या की थी? रचना की थी।
तो ये सारी बातें जो हैं वो जलालुद्दीन खिलजी के बारे में लिखी जाती हैं या बताई जाती हैं। फिर दूसरी बात देखिए, अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी गए, वहाँ पर इलाहाबाद क्षेत्र में बुलाया। अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन खिलजी को और धोखे से उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। और 1296 ईस्वी के अंतर्गत जलालुद्दीन की हत्या करके, अपने मारवाड़ी में एक कहावत है कि जैसी करनी वैसी भरनी, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी ने भी कौन सा भला काम किया था कि बुनाद की हत्या की थी। जो आदमी इसे शाइस्ता खां की पदवी दी, सराय जहानदारा पद दिया और इसको अमीर दीवान आरिज बनाया और उसी की हत्या की, वैसा का वैसा ही बर्ताव इसने किया। अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी 1296 में, और वहाँ पर अपने आप को क्या कर दिया था, राजा घोषित कर दिया था। अब इसका उत्तराधिकारी बना एक्के। मैं समझाते समय सिर्फ एक्के का नाम लूँगा और एक्के का पूरा नाम क्या आता आएगा, अलाउद्दीन खिलजी। इसका जो पूरा नाम आएगा वो क्या आएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कब से कब तक राजा बने, 1296 टू 1316 ईस्वी तक जो राजा बने वो कौन बने, अलाउद्दीन खिलजी बने। अलाउद्दीन खिलजी या एक्के का बचपन का नाम क्या था, तो इसका बचपन का नाम अली गुरशप था। यानी इसका बचपन का नाम क्या था, जैसे उसका मलिक फिरोज था उस तरीके से इसका नाम अली गुरशप था। ये कहाँ का सूबेदार था, जब जलालुद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया तो ये कड़ा का सूबेदार था। कड़ा एक रियासत हुआ करती थी, उसका सूबेदार था। एक्के कौन था, ये जेके का यानी जलालुद्दीन खिलजी जो है उसका दामाद भी था, क्योंकि उसकी पुत्री के साथ शादी की, और उसका भतीजा भी था, उसके भाई का पुत्र भी था। और अलाउद्दीन ने खुश होकर इसे कड़ा का सूबेदार बनाया था। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी के अंतर्गत इलाहाबाद के अंतर्गत जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी और अपने आप को राजा घोषित कर दिया था। 1296 ईस्वी में उसने अपना क्या करवाया था, राज्याभिषेक करवाया। किसने करवाया राज्याभिषेक, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कहाँ करवाया था, दिल्ली के अंतर्गत बलबन ने एक महल का निर्माण करवाया था, लाल महल। जैसे किल्लू खीरी किले का निर्माण केबुनाथ ने करवाया था, उसमें राज्याभिषेक जलालुद्दीन खिलजी का हुआ था। लेकिन बलबन के द्वारा निर्मित जो लाल महल था उसके अंतर्गत राज्याभिषेक किसका हुआ था, यानी अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ था। एक्के को इतिहास में कई नामों से जाना जाता है। युग का मोती कहा जाता है। देखो मैं बच्चों कई चीज़ें बता रहा हूँ। युग का मोती कहा जाता है, सिकंदर ए शाहानी कहा जाता है, इसको सिकंदर द्वितीय कहा जाता है, सिकंदर सेकंड कहा जाता है, विश्व का चारागाह कहा जाता है। ये कई नाम हैं। युग का मोती से कहते हैं, सिकंदर ए शाहानी कहते हैं, सिकंदर सेकंड कहते हैं, विश्व का चारागाह कहते हैं। ये कई नाम इसके साथ जुड़े हुए। कहा जाता है कि एक्के के जीवन की उपलब्धियां प्राप्त करने में एक व्यक्ति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसका नाम है मलिक काफूर। मलिक काफूर कौन था, इसका एक प्रधान सेनापति था। ये मलिक काफूर हिंजड़ा था भाई, हिंजड़ा था जिसको आप नपुंसक कहते हैं। मलिक काफूर एक्के को कहाँ मिला, एक्के जब दक्षिण अभियान कर रहा था तो दक्षिण अभियान के अंतर्गत एक्के ने इसे 1000 दिनार में खरीदा था। कितने दिनार में, 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। 1000 दिनारी के नाम से इसको संबोधित किया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने या एक्के ने मलिक काफूर के माध्यम से कई अभियान विजित किए थे, लेकिन एक्के ने या अलाउद्दीन खिलजी ने अपना पहला अभियान किया था गुजरात पे, और गुजरात का अभियान उसने 1299 ईस्वी में किया था। मैं आपको एक बात यहाँ पर और बता दूं कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी के अंतर्गत गुजरात अभियान किया था, और उस समय यहाँ पर बेघल एक रियासत थी, उसके राजा थे करण, उसको हराया था। और उस करण की पत्नी थी कमला, उसके साथ शादी की थी, और कमला की पुत्री थी देवल। उस देवल का प्रेम किससे था, एक्के के पुत्र खिज्र खां से प्रेम था। ये इतिहास की रोचक साहित्य के अंतर्गत आपके सामने आएंगे। तो एक्के ने कौन सा अभियान किया, गुजरात 1299 रियासत के अभियान समय बेघल के करण को हराया था। करण की पत्नी थी कौन, कमला, उसके साथ शादी की स्वयं एक्के ने कर ली जबरदस्ती शादी इसको हराने के बाद। और देवल थी
वो खिज्र खां से इसके पुत्र से प्रेम करती थी, उसका भी संदर्भ इतिहास में दिया जाता है। बेगल रियासत भी उस समय गुजरात का हिस्सा हुआ करती थी। कहा जाता है कि गुजरात के शासक, अब बेगल के करण है लेकिन गुजरात के शासक इस समय थे वो रामचंद्र देव थे, यानी यहाँ के जो प्रसिद्ध शासक थे वो रामचंद्र देव थे। उसको भी अलाउद्दीन ने पराजित किया। अलाउद्दीन ने या एके ने इस अभियान के लिए किसको भेजा था? इस अभियान के लिए नुसरत खां और दूसरा व्यक्ति जो था वो कौन था? उल्गू खां भेजा। उल्गू खां इसका भाई था स्वयं का, और नुसरत खां एक प्रधान सेनापति था, उसको यहाँ पर भेजा था। उसके बाद एके ने 1301 ईस्वी में रणथंबोर को जीता था। किसको जीता? रणथंबोर को। रणथंबोर के शासक कौन थे? हमीर देव यहाँ के शासक थे। हमीर देव ने किसको शरण दी थी? महमूद खां को शरण दी थी। महमूद खां कौन था? ये एके का विद्रोही था, यानी जो एके था अलाउद्दीन खिलजी, उससे बगावत करने वाला एक सेनापति था। उसकी रानी थी चिमना, एके की उससे इसका प्रेम संबंध था। उसका पता चला तब उन्होंने उसका पीछा किया था। तब महमूद खां ने अपने परिवार सहित किसके पास आ गए थे? हमीर देव के पास आ गए थे। हमीर देव उस समय सच्चा और शरणागत की रक्षा करने वाला राजा था। उसने इसको शरण दे दी और एक रियासत दे दी थी जगाना, जगाना रियासत दे दी। इससे नाराज हो गया कौन? एके नाराज हो गया इससे। एके भाई नाराज हो गया कि इसने मेरे विद्रोही को शरण कैसे दी। लेकिन हमीर देव के बारे में एक उक्ति बहुत प्रसिद्ध थी, सिंह सितवन सिद्ध पुरुष, सिंह सतवन सिद्ध पुरुष, कदली फलत एक बार, हमीर हट त्रिया तेल चढ़े न दूजी बार। शेरनी एक ही शेर को जन्म देती है, सिद्ध पुरुष एक ही बार वचन देते हैं, केड़ा एक ही बार फलवित होता है, और हमीर हट, हमीर का हट एक जैसा था और तिरिया तेल एक ही बार चढ़ता है। इस प्रकार की उक्ति बहुत प्रसिद्ध थी। उस रणथंबोर को इसने जीता। अलाउद्दीन खिलजी ने उसको विजित किया और अपने विद्रोही महमूद खां की उसने क्या की? हत्या की। किसने की हत्या? एके ने की। लेकिन इसको शरण देने की कीमत चुकानी पड़ी थी। किसको चुकानी पड़ी थी? रणथंबोर के शासक हमीर देव। आपने पिछली साल एक फिल्म देखी थी पद्मावत, और चित्तौड़गढ़ क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी। चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त किसने की थी? एके ने विजय प्राप्त की थी। चित्तौड़गढ़ के राजकुमार थे रतन सिंह, और रतन सिंह की पत्नी का नाम था पद्मावती। पद्मावती थी वो सिंहल द्वीप, जिसका वर्तमान नाम है श्रीलंका। उसके राजा थे गंधर्व सेन, उसकी पुत्री थी। और पत्नी किसकी थी? रतन सिंह की पत्नी थी। राघव चेतन नाम के एक ब्राह्मण थे, उसने एक तोते की आवाज़ को पढ़कर रतन सिंह को उस पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन सुनाया था, और वो वर्णन सुनकर जो थे रतन सिंह शादी करके लाए थे पद्मावती से। एक दिन राघव चेतन ने उस पद्मावती के सौंदर्य को देख लिया, और जब रतन सिंह को पता चला तो उसने उसको देश निकाला दे दिया था। वो बांसुरी बजाने में बड़े माहिर थे। वो अलाउद्दीन के दरबार में गए और पद्मावती के सौंदर्य का बखान सुनाया था। रानी पद्मावती के सौंदर्य के प्रति अलाउद्दीन आसक्त हो गया, जो एक राजा के लिए शोभा नहीं देता था। उसने रानी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़गढ़ किले के घेरा डाल दिया था। लेकिन राजस्थान के राजपूत अपनी शौर्य गाथा, अपने प्रेम के लिए पूरे विश्व के अंतर्गत प्रसिद्ध थे। उस समय रानी पद्मावती ने अपने आप को अग्निकुंड में झोंककर अपने प्राणों की आहुति दे दी थी 1600 दासियों सहित, और रतन सिंह लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए थे, लेकिन झुकने नहीं दिया था। अलाउद्दीन खिलजी इस विजय तो कर ली, लेकिन हताश हो गया था क्योंकि वो पद्मावती को प्राप्त नहीं कर सका था। इसलिए उसने चित्तौड़गढ़ का अधिकार अपने पुत्र को दे दिया था, और पुत्र का नाम क्या था? खिज्र खां। उस दिन से इस चित्तौड़गढ़ का नाम क्या हो गया था? खिजराबाद हो गया था। खिजराबाद के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। इसलिए चित्तौड़गढ़ का नाम कई जगह खिजराबाद भी दिया हुआ मिलता है, जिस पर पिछली साल एक फिल्म बनी थी, जो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत पुस्तक लिखी थी। लेखक का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, और पुस्तक का नाम है पद्मावत। और मलिक मोहम्मद जायसी नाम की पुस्तक लिखी थी शेरशाह सूरी के दरबार में। उसके आधार पर एक फिल्म बनाई थी संजय जो बंसाली थे, और उसका काफ़ी विरोध हुआ था कि इसने हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ की है, तो इसलिए उसका विरोध भी हुआ था।
1305 ईस्वी में एक्के ने मालवा को जीता, और मालवा जीतने के लिए किसने भेजा? एन मुल्क जो थे, या मुल्तानी भी आप कह सकते हो, मुल्तानी ओब्लिक मुल्क को उसने इस विजय के लिए भेजा था। उसके बाद 1308 ईस्वी के अंतर्गत अलाउ एक्के ने किसको जीता था? 1308 ईस्वी के अंतर्गत एक्के ने सिवाना को जीता, और सिवाना का नाम बदल कर क्या रख दिया था? खेराबाद रख दिया था। ये सिवाना बाड़मेर में है। यहाँ के राजा कौन थे? शीतल देव थे। 1312 ईस्वी के अंतर्गत जालोर को जीता। ये 11 भी दिया हुआ मिलता कई जगह। जालोर को यहाँ के राजा कौन थे? कानड़ देव थे, और इनकी इतिहास जानकारी की पुस्तक है कानड़ देव प्रबंधन, और इसको लिखा किसने था? पद्मनाभ ने लिखा था। उसमें जालोर को भी इसने विजित किया, और जालोर का नाम बदलकर इसने क्या कर दिया था? जलालाबाद कर दिया था, या जलालाबाद के नाम से इसको सुशोभित कर दिया था। इसके अलावा भी अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से लेकर 1307 ईस्वी तक 7 बार मंगोलों ने आक्रमण किए। कभी साल्दी के नेतृत्व में, कादिर के नेतृत्व में, खजवा के नेतृत्व में, इस प्रकार 7 आक्रमण हुए थे। उन 7 आक्रमणों से अपने राज्य की क्या की थी? रक्षा की थी। इस प्रकार भारत के इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी एक योग्य श्रेष्ठ प्रशासक के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी एक कुशल प्रशासक था। क्या था? प्रशासक था। और कुशल प्रशासक होने की वजह से इसकी तुलना विलियम फ्रेडरिक से की जाती है। किससे की जाती है? फ्रेडरिक से की जाती है। ये महान विश्व के राजाओं में एक थे। क्या क्या परिवर्तन किए? बिंदुबद्ध। पहला बिंदु, इसने सेना के अंतर्गत नगद वेतन शुरू किया। सेना के सैनिक होंगे, नगद वेतन होगा, और स्थायी सेना होगी। क्या होगी? हर सैनिक को क्या मिलेगा? नगद वेतन मिलेगा। सैनिक को क्या मिलेगा? नगद वेतन। और यानी कि सैनिक का तरीका क्या होगा? स्थायी सेना का गठन किया जाएगा। ये नहीं है कि युद्ध भूमि में तो सेना का निर्माण कर लिया जाए और फिर सेना ना जोड़ी जाए, यानी नगद भी होगा और स्थायी होगा। दूसरी चीज थी, इसने युद्ध भूमि के लिए सेना में घोड़ों का अलग अलग निर्धारण किया कि कौन से घोड़े युद्ध में बहुत योग्य हैं, कौन से कम योग्य हैं, कौन से घोड़े हैं जो युद्ध के समय सहयोग नहीं कर सकते। तो उन घोड़ों के लिए उसने 2 प्रथा चलाई थी। दागने का मतलब है घोड़े को चिन्हित करना, और हुलिया नोट करना, यानी घोड़े की निगरानी करना और उसको किस तरीके से काम में लेना है। ये 2 प्रथाएं अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। तीसरे नंबर की बात अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, उसने 2 नए कर लगाए थे। एक कर तो था चराई कर, जो दुधारू पशुओं पर था। यानी दुधारू जो पशु हैं, जैसे हम दूध दोने वाले जो पशु हैं, उस दुधारू पशुओं पर कर लिया था, और उन पशुओं पर जो कर लिया उसका नाम चराई कर था। दूसरा था गड्ढी कर। दूसरा कर कौन सा था? गड्ढी कर था। और गड्ढी कर किस पर लिया गया था? मकानों पर कर लिया गया था, या मकानों पर लिया जाने वाला कर था। इसने क्या किया? हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। हिंदुओं पर कौन सा कर लगाया था? इसने जजिया कर लगाया। और हिंदुओं पर इसने जजिया कर लगाया, और जो गैर हिंदू थे, कौन थे? गैर हिंदू थे। उस गैर हिंदू पर इसने जकात कर लगवाया, जिसको ज़्यादातर ये कहा जाता है कि मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था वो जकात था, और हिंदुओं से लिया जाने वाला कर था वो जजिया कर था। इसने अपने राज्य के अंतर्गत व्यापार, पहली चीज़ है व्यापार, और उसमें एक तो सरलता होनी चाहिए। व्यापार की क्या होनी चाहिए? सरलता होनी चाहिए। और एक व्यापार में क्या नहीं होनी चाहिए? घूसखोरी नहीं होनी चाहिए। और उस घूसखोरी को, एक तो व्यापार की सरलता को और घूसखोरी को कम करने के लिए इसने एक पद्धति अपनाई थी, बाजार नियंत्रण पद्धति। कौन सी पद्धति अपनाई भाई? बाजार नियंत्रण पद्धति। किसको रोकने के लिए? एक तो इसने व्यापार की सरलता बनाने के लिए और घूसखोरी करने के लिए। ऐसा कहा जाता है इसने एक मंडी बना थी, सयाना मंडी। और सयाना मंडी में प्रत्येक जो जिन्स थी, जिन्स आप कह सकते हो, वस्तु कह सकते हो, उसकी कीमत व तोल दोनों तय करके हर दुकानदार को अपनी दुकान के बाहर लगाने होते हैं कि उस चीज़ की कीमत क्या है, उसका तोल क्या होगा। ये कई बार क्या कि
परखने के लिए अपने राज्य से किसी छोटे बच्चों को सामान लाने के लिए भेजता था। अगर कोई दुकानदार अगर उससे अधिक पैसे ले लेता है, कम तोलता, तो उसका हाथ का मांस काट लेता था। जितनी मात्रा में कम तोला उतना, या जितना टका उसने ज़्यादा लिया उस टके के तोल के बराबर यानी उसका मांस काट लेता था। किसके लिए? अनुशासन बनाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। उसने भूराजस्व व्यवस्था को बढ़िया बनाने के लिए, यानी भूराजस्व व्यवस्था जो है उसको अच्छा बनाने के लिए उसने एक विभाग का गठन किया था। उस विभाग का नाम है दीवाने मुस्त खराज। यानी क्या भाग था? उसने दीवाने मुस्त खराज विभाग बनाया था। दूसरी बात, इसी के दरबार के अंतर्गत प्रसिद्ध साहित्यकार थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने किसका आविष्कार किया था? सितार का आविष्कार किया था। अमीर खुसरो ने कई पुस्तकें लिखी थी, जैसे खुजाइल उल फुतुह, तुगलकनामा, तारीख अलाई, मिफ्ता उल फुतुह। ये चारों पुस्तकें किसकी हैं? अमीर खुसरो की हैं। नौसिरफ भी उसी के है। इसको हिंदुस्तान का तोता कहते हैं। तोदिए हिंद या तूतिए हिंद भी इसको कहा जाता है। अमीर खुसरो जो थे ये निजामुद्दीन औलिया के समकालीन रहे। इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था और निजामुद्दीन औलिया 7 मुगलों के समकालीन थे। लेकिन अमीर खुसरो जो थे वो 8 मुगलों के नहीं, माफ़ करना, निजामुद्दीन औलिया सल्तनत के 7 सुल्तानों के समकालीन थे और अलाउद्दीन अमीर खुसरो थे वो 8 के समकालीन रहे। एक बात कही जाती है कि जो अलाउद्दीन खिलजी थे उसके दरबार में हसन देवली नाम के विद्वान भी इसके दरबार में रहा करते थे। ये भी इसी के दरबारी थे। तो कई दरबारी इसके दरबार में रहते हुए भी इन्होंने अच्छी श्रेष्ठता हासिल की थी। अलाउद्दीन खिलजी एक विजेता भी रहा, एक कुशल योद्धा भी रहा, एक कुशल प्रशासक भी रहा, एक कुशल राजनीतिक संचालनकर्ता, शक्तियों को संगठित करने वाला भी रहा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के जीवन की 2 कमजोरियां रही। एक कमजोरी उसकी रही पुत्री, जिसने वीरमदेव से प्रेम संबंध किया था, जो जालोर के शासक कानड़ देव से पुत्री थी। पुत्र वीरमदेव से प्रेम किया था और एक स्वयं अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती को प्राप्त करने के प्रति आसक्त हुआ था। इसलिए ऐसा माना जाता है कि एक अच्छा शासक होते हुए भी ये इतना शासक में नहीं कर सका। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की 1316 वर्ष की उम्र में, छोटी सी उम्र में इनका देहांत हो गया। इसके बाद 2 इसके उत्तराधिकारी बने, महमूद शाह और खुसरो शाह नाम के व्यक्ति इनके शासक बने। लेकिन दोनों में किसी प्रकार की कोई योग्यता नहीं थी और उसके बाद में एक नया वंश यहाँ पर स्थापित हुआ था और नए वंश का नाम क्या था? तुगलक वंश था। वो तुगलक वंश नया हुआ। इस तुगलक वंश के जो शासक बनेंगे, जैसे आपके गयासुद्दीन तुगलक हैं, जो आपके मोहम्मद बिन तुगलक हैं, फिरोज तुगलक हैं, ये आपका अगला वंश होगा इसके रूप में आपके पढ़ने के लिए। तो इस राजवंश को आप लेके चले हो और उस राजवंश का नाम क्या था? खिलजी क्रांति या खिलजी राजवंश के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये सारा आपका जो बिंदु था उसके बारे में था। एक बार मैं आपकी और चीज़ क्लियर कर दूं, जैसे मैंने अभी इन प्रश्नों में आपको पढ़ाया है कि आपसे इस यहाँ प्रश्न कहाँ पूछे जाते हैं। देखो, जलालुद्दीन खिलजी जो गुलाम मामलुक पे पूछा जाता है, लेकिन ये जो छोटे प्रश्न है, जैसे महमूद अदीब है, उसके बाद प्रथम बार तुर्कों ने गैर तुर्कों को स्थापित किया, योग्यता की परिभाषा कहाँ आई, मलिक फिरोज कौन था, केबूनाथ कौन था, शाइस्ता खां की पदवी किसको दी, एके के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं ये एक श्रेष्ठ अध्ययन के रूप में आती हैं। तो आपके 2 टॉपिक पूरे हो चुके हैं। कौन से टॉपिक से संबंधित? प्रथम जो अध्याय पूरा हो गया और द्वितीय अध्याय का पहला टॉपिक हुआ गुलाम वंश, मामलुक वंश, और दूसरा टॉपिक जो कक्षा 10 का जो हुआ वो खिलजी क्रांति के बारे में हुआ, जिसमें आपने 4 शासक जो खिलजी वंश के थे वो मैंने अभी आपको बताए। और कल नया टॉपिक आपका शुरू होगा, उस नए टॉपिक का नाम होगा तुगलक वंश, जिसके बारे में से हम आपको डिटेल से अगले बिंदु के रूप में आपको बताएंगे। तो प्रिय छात्र छात्राओं, जहाँ तक मैं सोचता हूँ ये जो अध्ययनवार जो आपका विषय जो चल रहा है इसको आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न बना रहे हैं। और एक चीज़ और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप एक कॉपी डाल लो और उस कॉपी में आपके मोबाइल की वीडियो को थोड़ा थोड़ा रोक कर जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ कि सर कौन से एंगल से समझा रहे हैं, वैसे मैं उसकी PDF भी डाल रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप उस टॉपिक को धीरे धीरे आप उस टॉपिक के आधार पर आगे बढ़िए, आपको कोई तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज़ एक ऐसा है कि जैसे आपको कल मैंने प्रश्न बताए थे, उन प्रश्नों के उत्तर देना सीखो।
जो नोट्स आपको पीडीएफ डाली गई है या जो आपको यहाँ दिखाए गए, उनमें से कौन कौन सी चीज़ के बिंदु बनाए जा रहे हैं, उन बिंदुओं को हटाकर आप एक पैराग्राफ टाइप में उसका प्रश्न आप लिख सकते हो, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप इस टॉपिक को अपने ऊपर हावी मत होने देना कि कहीं आप टॉपिक को अपने ऊपर हावी हो गया और बड़ा हो गया। अगर आप बड़ी क्लासों के टॉपिक में पढ़ोगे तो थोड़ा विस्तृत जरूर आएगा। तो बेटो इनको ध्यान रखना है और बड़े ध्यान से जिज्ञासु से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आप दिमाग पे भार डाल लो। तो आज छोटा टॉपिक था खिलजी वंश, पूरा हुआ। कल तुगलक वंश करेंगे। ऐसे धीरे धीरे हम ऐसी 4-5 रोज में दूसरा अध्याय भी आपका पूरा कर देंगे। मेरी क्लास आपको बहुत अच्छी पसंद आई होगी, ऐसा मेरा मानना है। और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, माता पिता का ध्यान रखें, दादा दादी जी जो भी बूढ़े बुजुर्ग हैं उनका ध्यान रखें। और इस कोरोना जैसी महामारी में पूरे परिवार को अच्छी सचेतना का आप संदेश दें। आप एक विद्यार्थी हैं, उस विद्यार्थी धर्म का पालन करो। और मैं मेरी तरफ से और विद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक शुभकामनाएं भेंट करता हूं। आपका परिवार शुद्ध रहे, स्वच्छ रहे और हमेशा स्वस्थ रहे, ऐसी मैं आपकी कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।